फेजेज ऑफ सेल साइकिल। इस टॉपिक में हम लोग सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलुस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को इलुस्ट्रेट किया गया है किसकी मदद से, ह्यूमन सेल्स की मदद से इन कल्चर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को समझेंगे जिसको इलुस्ट्रेट किसकी मदद से किया गया है, ह्यूमन सेल की मदद से किया गया है। ठीक है, देखो क्या है, human cells grown in a controlled laboratory setting exhibit a characteristic cell cycle pattern that is the representative of eukaryotic cells in general. Human cells ग्रो कहाँ पे किया जा रहा है, एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग में ग्रो किया जा रहा है। वो एग्जिबिट करता है एक कैरेक्टरिस्टिक सेल साइकिल पैटर्न जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव है, यूकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए ह्यूमन सेल्स इन कल्चर आर वाइडली यूज्ड एज ए मॉडल सिस्टम टू स्टडी द यूकैरियोटिक सेल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर को हम लोग यूज करते हैं एज ए मॉडल सिस्टम, ताकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल साइकिल को स्टडी कर सके। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को इलुस्ट्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर लिया है। तो ये लाइन अपना क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना अगले लाइन में जाते हैं। These cells divides once in approximately 24 hours। जो अपना ह्यूमन सेल्स है वो क्या है, वो एक बार डिवाइड करता है, डिवाइड वंस इन एवरी 24 आवर्स, 24 घंटा में एक बार ये डिवाइड करता है। ये फिगर 10.1 है। ये क्या है, एक डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशंस ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है किस चीज़ का, सेल साइकिल का, जो कि इंडिकेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स के फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम वन सेल। तो इस पूरे डायग्राम को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। अब क्या बोल रहा है कि ह्यूमन सेल तो 24 घंटा लेता है एक बार डिवाइड करने के लिए, लेकिन यह जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ये फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है और सेल टाइप पे भी वेरी करता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करता ही है, साथ में सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। क्या वेरी करता है कि कितने घंटे में ये एक बार डिवाइड करेगा, कितने घंटे में सेल एक बार डिवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। हर 90 मिनट्स में यीस्ट जो है एक बार सेल डिवीज़न होता है, उसमें सेल डिवाइड करता है। प्रत्येक 90 मिनट्स में यीस्ट का एक सेल जो है वो डिवाइड करता है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेज, इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज माइटोसिस फेज। सेल साइकिल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज माइटोसिस फेज। अब इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो ये पूरा यहाँ पे उतना क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए हम दूसरा फिगर देखते हैं। ये रहा अपना, ये जितना भी ब्लू वाला एरिया है, ये जितना भी ब्लू वाला एरिया है ये पूरा जो है वो इंटरफेज है, और ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये एम फेज है या माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा सेल साइकिल को हम लोग
दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। तो इस फिगर से हम लोग इंटरफेज देख लिया। ये पूरा जो ब्लू वाला एरिया है ये पूरा इंटरफेज है और ये ब्लैक वाला जो है ये माइटोसिस फेज है। ठीक है, अब इसको एक बार ये फिगर जब हम लोग देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा फिगर पे आइडिया ले लेते हैं। इंटरफेज, द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए। इंटरफेज में दो ही काम होता है। पहला क्या होता है, सेल जो है वो ग्रो करता है और दूसरा क्या करता है, अपने डीएनए का कॉपी बनाता है। अपने डीएनए का कॉपी बनाता है और सेल ग्रो करता है। इसमें जो G1 वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है G1 क्या करता है, इसमें सेल ग्रोथ होता है। G1 वाले एरिया में सेल का ग्रोथ होता है। S वाले एरिया में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या का दो डीएनए का कॉपी बनता है। तीनों चीज़ कह सकते हैं, डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का कॉपी बनता है। G2 में क्या होता है, ये वाला जो है G2, इसमें क्या होता है, मोर ग्रोथ, और भी ज़्यादा सेल में ग्रोथ होता है। और माइटोसिस प्रोसेस होने के लिए जो तैयारी होना चाहिए वो सारा तैयारी होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये माइटोसिस के लिए जो सेल जो है वो तैयार होता है। दूसरा आता है एम फेज। तो इसमें क्या होता है, सेल जो है डिवाइड्स करता है इट्स डीएनए एंड साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग टू न्यू सेल्स। इसमें सेल जो है अपने डीएनए को और साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड करके दो नया सेल का निर्माण करता है। इसको फिर 4 फेज में बांटा गया है। प्रोफेज पहला वाला, दूसरा वाला मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा वाला एनाफेज, चौथा वाला टेलोफेज। इसके बाद फिर साइटोकिनेसिस होता है और जो सेल जो है वो दो भाग में बंट जाता है। ये कैरियोकिनेसिस का पार्ट है। कैरियोकिनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न का पार्ट है। न्यूक्लियस का डिवीज़न को हम लोग कैरियोकिनेसिस कहते हैं। ये कैरियोकिनेसिस का पार्ट है। और इसके बाद क्या होता है, साइटोकिनेसिस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और फाइनली एक सेल जो है, पेरेंटल सेल जो है, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है और सेल साइकिल अपना कंप्लीट हो जाता है। एक देख रहे हैं G0, G0, यह एक रेस्टिंग स्टेट होता है वेयर द सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड इज़ नॉट प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। अब क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी सेल होता है वो सभी डिवाइड नहीं करता है। जैसे ब्रेन सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया, ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसका नंबर जो होता है न्यूरॉन सेल का वो फिक्स होता है। बचपन से लेके बड़ा होने तक न्यूरॉन सेल का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, वो डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही वो G1 फेज में आता है, G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल का जैसे ग्रोथ होता है, G1 फेज में होता है सेल का ग्रोथ। फिर G1 फेज से वो S फेज में नहीं जाता है, वो किस में चला जाता है, G0 फेज में चला जाता है। G1 फेज के बाद वो S फेज में नहीं जाता है, वो G0 फेज में चला जाता है। तो वही बोला, G0 क्या है, ये रेस्टिंग स्टेट होता है। रेस्टिंग स्टेट होता है यानी कि अब ये सेल डिवीजन में पार्ट नहीं लेगा। वेयर द सेल परफॉर्म्स इट्स फंक्शन, यहाँ पे क्या होता है, सेल का जो अपना जो काम है वो काम करता है। खाली डिवीज़न करना एक सेल का काम थोड़ी है। तो सेल का जो अपना काम है वो करता है, लेकिन वो डिवीज़न में पार्ट नहीं लेता है। इंटरफेज जो पढ़ रहे थे, ये इंटरफेज जो पूरा ब्लू वाला जो पार्ट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। इंटरफेज इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। फिगर से भी दिख रहा है कि सेल साइकिल का जो सबसे लंबा पार्ट है वो क्या है, इंटरफेज है। दिस इज़ व्हेन द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए बिफोर मूविंग इनटू माइटोसिस। इसमें क्या होता है, सेल जो है वो ग्रो करता है और अपने डीएनए को कॉपी करता है बिफोर मूविंग इनटू माइटोसिस, माइटोसिस में जाने से पहले।
ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोजोम विल अलाइन, सेपरेट एंड मूव इनटू न्यू डॉटर सेल। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो अलाइन करता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये सेपरेट होता है और फिर मूव कहाँ हो जाता है, नए डॉटर सेल में वो मूव हो जाता है। इसमें इंटरफेज, इंटर का क्या मतलब हुआ, प्रीफिक्स इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, इसलिए इंटरफेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन मियोटिक फेज एंड द नेक्स्ट। एक मियोटिक फेज और दूसरे मियोटिक फेज, यह एक मियोटिक फेज है, ये दूसरा मियोटिक फेज है, इसके बीच का जो ये होता है फेज होता है, इस दोनों के बीच का जो फेज होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। एम फेज जो है वो रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज जिसको कि हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं, वो उस फेज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, ये एक्चुअल में माइटोसिस होता है। एम फेज जो है उस फेज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एक्चुअली माइटोसिस होता है। और इंटरफेज किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उस फेज को डिपेंड करता है, वो फेज बिटवीन दी दो सक्सेसिव माइटोसिस फेज के फेज को ये रिप्रेजेंट करता है। दो सक्सेसिव माइटोसिस फेज के बीच के फेज को डिनोट कौन करता है, इंटरफेज करता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour and the interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle। हम लोग पहले भी अभी पढ़े थे कि जो ह्यूमन सेल होता है, जिसको हम लोग लेके क्या कहता है, यहाँ पे पूरा सेल साइकिल समझने का कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन सेल इन कल्चर। तो ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। ह्यूमन सेल जो है एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होने में 24 घंटा लग जाता है। लेकिन जो एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस जो है, यानी जो एम फेज है, माइटोसिस फेज है, वो बस 1 घंटे का होता है। 24 घंटे में 24 घंटा का जैसे सेल साइकिल है, तो उसमें जो एम फेज है और माइटोसिस फेज है वो बस केवल 1 घंटे का होता है। बाकी जो 95% जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेज होता है। यानी का कहने का मतलब कि ह्यूमन सेल जो है वो 23 घंटा जो है वो इंटरफेज में रहता है और बस केवल 1 घंटा जो है वो माइटोसिस फेज में जाता है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल माइटोसिस होता है। ठीक है, यानी कि इंटरफेज जो है वो लास्ट करता है मोर देन 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। एम फेज या माइटोसिस फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis। जो माइटोसिस फेज होता है, ये वाला जो अपना फेज होता है, ये जो ब्लैक वाला जो फेज है, माइटोसिस फेज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का जो रेप्लिका बना इंटरफेज में, क्रोमोजोम का जो कॉपी बना है इंटरफेज में, वो 2 भाग में सेपरेट होता है और दोनों डॉटर उसमें चला जाता है। तो वो जो सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोजोम में, उसी को हम लोग कहते हैं कैरियोकिनेसिस। और ये एंड कैसे होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन, जिसको कोई साइटोकिनेसिस कहते हैं, उसके साथ ये एंड होता है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर देखते हैं क्या बोल रहा है
कि जो एम फेज है वो स्टार्ट्स होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग किसके होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, साथ में साथ क्या होता है, डॉटर क्रोमोजोम का भी सेपरेशन होता है। ये सब अभी लोग सब डिटेल में देखेंगे। नॉर्मल सा चीज़ है कि इंटरफेज में जो है कॉपी बना है, तो कॉपी बना किस लिए है, एक का दो एक मतलब दो दो बना है, पेयर बना है, इसलिए कि जो दो है वो दोनों डॉटर इसमें सेल में जाएगा। तो वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, एम फेज स्टार्ट कैसे होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, जिसको कि हम लोग कैरियोकिनेसिस कहते हैं। और ये इंड कैसे होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ इंड होता है, जिसको कि हम लोग साइटोकिनेसिस कहते हैं। अब हम लोग कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्या है ये चीज़। कैरियोकिनेसिस इज ए स्टेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन वेयर बाय द न्यूक्लियस डिवाइड इटसेल्फ टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस एक ऐसा स्टेप होता है सेल डिवीजन में जहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है, पेरेंटल न्यूक्लियस जो, वो डिवाइड इनटू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई। एक पेरेंटल न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, और इसके बाद फिर साइटोकिनेसिस होता है, और फाइनली टू डॉटर सेल जो है वो बन जाता है। In such process, DNA condense and the chromosome materials divide equally into two halves. इस प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए जो है वो कंडेंस होता है, डीएनए जो है कंडेंस होता है, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे डीएनए कंडेंस क्या होता है। और जो क्रोमोजोमल मटेरियल है वो दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। और इट कैन बी कैरिड आउट विथ और विदाउट साइटोकिनेसिस। और ये चीज़ जो होता है ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद साइटोकिनेसिस हो, बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि कैरियोकिनेसिस हो जाता है और साइटोकिनेसिस नहीं होता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Cytokinesis on the other side is generally defined as the division of the cytoplasm during the M phase of the cell cycle. It is the second step in M phase. Cytokinesis क्या है, डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ये भी क्या है, माइटोसिस फेज में होता है, और ये माइटोसिस फेज का सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप कैरियोकिनेसिस हो गया, दूसरा स्टेप साइटोकिनेसिस हो गया। This process also can't occur without karyokinesis. साइटोकिनेसिस कभी भी कैरियोकिनेसिस हुए बिना नहीं हो सकता है। सबसे पहले जो होगा वो कैरियोकिनेसिस होगा। कैरियोकिनेसिस होने के बाद साइटोकिनेसिस हो ना हो इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइटोकिनेसिस होने के लिए ज़रूरी है कि पहले कैरियोकिनेसिस हो। It is generally the final stage of mitosis whereby cytoplasm and other cell organelles divide between the two daughter cells. जो साइटोकिनेसिस है ये फाइनल स्टेज होता है माइटोसिस का, जहाँ पे साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, और फाइनली हमारा जो सेल डिवीजन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखे थे कि इन सच प्रोसेस डीएनए कंडेंस हो जाता है। तो डीएनए कंडेंस का मतलब क्या होता है, डीएनए कंडेंसेशन आल्सो नोन एज द क्रोमेटिन कंडेंसेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच क्रोमेटिन द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन एंड अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट एंड विजिबल एज क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल साइकिल। इस फेज में क्या होता है, डीएनए कंडेंसेशन को हम लोग क्रोमेटिन कंडेंसेशन भी कहते हैं। यह एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्रोमेटिन जो है वो क्या हो जाता है, मोर कॉम्पैक्ट एंड विजिबल हो जाता है। क्रोमेटिन जो है वो कॉम्पैक्ट एंड विजिबल हो जाता है एज क्रोमोजोम की तरह हो जाता है, कॉम्पैक्ट एंड विजिबल हो जाता है एज क्रोमोजोम सेल साइकिल के समय। क्रोमेटिन जो है तरह समझ लो कॉम्पैक्ट होके और क्या क्या बनाता है, क्रोमोजोम का निर्माण करता है सेल साइकिल में।
During interphase, chromatin is relatively relaxed and dispersed throughout the nucleus, making it difficult to visualize individual chromosome. इंटरफेज के समय क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, डेंस नहीं होता, रिलैक्स होता है और ये डिस्पर्स फैला होता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस में फैला होता है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल करता है कि हम लोग इंडिविजुअल क्रोमोजोम को विजुअलाइज कर सके। इंडिविजुअल क्रोमोजोम को हम लोग इंटरफेज में विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम जो अपना क्रोमेटिन है वो रिलैक्स्ड होता है और डिस्पर्स होता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। ये सारा प्रोसेस का होता है, कंडेंस होना या क्या कहता है क्रोमोजोम बनना, कंडेंस होना, क्रोमोजोम बनना, वो सब होता है अपना माइटोसिस फेज में, इंटरफेज में नहीं होता। However, as the cell approaches cell division, the chromatin undergoes condensation leading to, जैसे ही सेल अप्रोच करता है सेल डिवीजन के लिए क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू होता है। क्या होता है, इंक्रीज्ड पैकिंग डेंसिटी बढ़ जाता है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम घट जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाता है, और विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ एक शॉर्ट में लोग देख लेते हैं कैरियोकिनेसिस, जो न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है वो कैसे होता है। प्रोफेज में ऐसे है, ये मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज में जो है दो न्यूक्लियस हमारा बन गए। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, अब हमारा यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया है। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, इसलिए कैरियोकिनेसिस में क्या होता है, टेलोफेज में फाइनली न्यूक्लियस जो दो में डिवाइड होता है। और ये रहा अपना साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, पहले न्यूक्लियस कैरियोकिनेसिस के बाद ही साइटोकिनेसिस होता है। यहाँ पे कैरियोकिनेसिस हुआ, फिर साइटोप्लाज्म जो है ऐसे आके कट जाता है, ये आके और दो में बन जाता है, और इसी तरह फाइनली हमारा क्या है, दो डाउटर सेल बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस बोलते हैं। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replications in an orderly manner. अब आता है इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। यह वो टाइम होता है जहाँ पे सेल जो है वो तैयारी करता है, किस चीज़ के लिए तैयारी करता है, डिवीज़न के लिए, कि हमको अब डिवाइड करना, तो उसका सारा तैयारी जो है वो इंटरफेज में होता है। और तैयारी के रूप में क्या क्या करता है, सेल में ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तैयारी के रूप में दो चीज़ करता है, सेल ग्रोथ, और दूसरा चीज़ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस। इसलिए इंटरफेज को हम लोग तीन फेज में डिवाइड करते हैं। इंटरफेज को हम लोग तीन फेज में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये सारा क्या है, अपना इंटरफेज है। इंटरफेज को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। इंटरफेज को हम लोग तीन भाग में करते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 फेज जो है किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का ये इंटरवल है। ठीक है, देखो यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक तो माइटोसिस ही हुआ, सेल डिवीजन हुआ, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए सिंथेसिस है वो एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे हमारा क्या है, माइटोसिस फेज जो ख़त्म हुआ। तो इसलिए कह रहा है कि G1 फेज जो है यह एक इंटरवल है बिटवीन द माइटोसिस फेज एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए फेज। ये चीज़ बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है
कि यह एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस फेज, यहाँ पे माइटोसिस ख़त्म हुआ और यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसके बीच का ये एक इंटरवल है G1 फेज। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स करता है, G1 फेज जो है वो कॉरेस्पॉन्ड्स करता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। During G1 phase, cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. G1 फेज में क्या होता है, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करते जाता है, लेकिन डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो होता है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। इस फेज में तीन चीज़ होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, और लेकिन क्या कहता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे नहीं होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे नहीं होता है, डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो साफ डबल हो जाता है। जैसे इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेज टू 4C। जैसे कि अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C है, तो वो इस फेज में बढ़ के कितना हो जाता है, डबल होके 4C हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। डीएनए का नंबर जो है वो डबल हो जा रहा है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n. ठीक है, अगर कोई सेल जो है वो डिप्लॉयड है या 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है G1 फेज में, तो S फेज के बाद भी उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो 2n रहेगा। नंबर ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम रहेगा। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशंस बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो शुरू हो ही जाता है। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और जो सेंट्रियोल हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो भी डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है। यानी कि एस फेज में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, एक तो डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। साथ में क्या होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। वो कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसी तरह क्या है, एस फेज में दो चीज़ होता है, एक डीएनए का रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस में, और दूसरा होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म में।
अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख लेते हैं हम लोग कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए रेप्लिकेशंस इन इंटर हाँ हाँ डीएनए रेप्लिकेशन इन इंटरफेज इज द process by which a cell makes an exact copy of its DNA before cell division। डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एक सेल जो है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बनाता है, अपने डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है बिफोर सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस अकर्स इन द इंटरफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ये कहाँ पे हो रहा है? इंटरफेज स्टेज में हो रहा है, और स्पेसिफिक जाएंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? एस फेज में हो रहा है। एज ए रिजल्ट ईच क्रोमोजोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंट एट द सेंट्रोमेयर। इस तरह क्या होता है, प्रत्येक क्रोमोजोम जो है अब 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होता है, जो कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ पे जॉइंट होता है? तो सेंट्रोमेयर पे जॉइंट होता है। अब क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेसी हो गया, डीएनए का कॉपी बन गया, तो इस कारण क्या हुआ, अब जो प्रत्येक क्रोमोजोम है उसमें अब कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि कैसे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमेयर में जुड़ा हुआ, सेंट्रोमेयर पे जुड़ा हुआ रहता है। ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक डॉटर सेल रिसीव्स ए कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। ये चीज़ जो है ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक डॉटर सेल को एक कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोजोम मिले सेल डिवीजन के टाइम में। अब देखो यहाँ फिगर से लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये अपना क्रोमेटिन हो गया, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे ही रहता है इंटरफेज में, रिलैक्स्ड रहता है अपना, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड, ये रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा अभी कंडेंस्ड नहीं हुआ है। ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, अभी क्रोमोजोम का निर्माण नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो इस तरह का हो जाता है, जो पहले यहाँ पे सिंगल था अब ये चीज़ क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ पे डबल हो गया। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। जो यहाँ पे सिंगल था इसी का ये एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, यहाँ पे इसी का, इसका एग्जैक्ट कॉपी है ये, इसका ये एग्जैक्ट कॉपी है, इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। वही चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो सेम रहता है। वही चीज़ है, इफ़ ए सेल हैड ए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट द स्टार्ट ऑफ G1 फेज, इट विल स्टिल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर द एस फेज। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो एस फेज में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ डीएनए या अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाता है। Doubling of DNA means that each chromosome has been replicated, resulting into 2 identical sister chromatids pair jointed at the center। डीएनए का डबलिंग होने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्रोमोजोम जो वो उसका एक रेप्लिका बन गया है, हैज़ बिन रेप्लिकेटेड, रेप्लिका बन गया है, और रिजल्टिंग इन द 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस कारण क्या हुआ, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया है, जिसको कि हम लोग क्रोमेटिड पेयर भी कहते हैं। और ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कहाँ पे जुड़ा होता है एक दूसरे से? सेंट्रोमेयर के थ्रू जुड़ा होता है, सेंट्रोमेयर के थ्रू जुड़ा होता है। इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C से बढ़कर 4C हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो फिक्स रहता है 2N रहता है। और ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक डॉटर सेल जो है उसको एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम मिल सके सेल डिवीजन में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरफेज के एस फेज में
डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था न्यूक्लियस में, साथ के साथ सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट हो रहा था। सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट हो रहा था, वो कहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सेंट्रियोल होता क्या है। सेंट्रियोल आर दी पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनल्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये रहा अपना सेंट्रियोल्स। क्या होता है? पेयर्ड में होता है, एक मदर होता है, दूसरा डाउटर बोलते हैं। तो हमेशा पेयर में होता है, एक को मदर बोलते हैं, दूसरा को डाउटर बोलते हैं। पेयर्ड होता है, बैरल शेप्ड होता है, बंदूक की नली के शेप का होता है ऑर्गेनल। और ये कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप के पास होता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके पास में रहता है। अब क्या बोले, एस फेज में क्या है? सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। एक देखो, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का मतलब समझो। ये पूरे को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोजोम। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होता है, और इस एक को हम लोग बोलेंगे सेंट्रियोल। इस तरह एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होता है। तो हमारा यह एक सेंट्रोजोम है। अब ये क्या है? एस फेज में आके 1 से 2 हो जाता है। सेंट्रोजोम जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, डुप्लीकेसी बन जाता है। सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन हो जाता है एस फेज में, और इसका काम है आगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया कि एनिमल सेल में एस फेज के समय डीएनए जो है रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और क्या कहता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। G2 फेज में 2 काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और साथ में सेल ग्रोथ दोनों होता है। और ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है? माइटोसिस के प्रिपरेशन में हो रहा है। G2 फेज में 2 चीज़ हो रहा है। G2 फेज में 2 चीज़ हो रहा है, एक तो हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस, और दूसरा क्या है? सेल का ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो पहला हो गया प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और सेल का ग्रोथ तो हो ही रहा है, वो इस फेज में भी होगा। और ये असल में G2 फेज क्या है कि जो हमको आगे जो माइटोसिस फेज में गुजरना है, आगे जो सेल डिवाइड होगा, उसके लिए जो तैयारी होता है वो G2 फेज में होता है। सारा प्रिपरेशन जो है वो G2 फेज में होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, किस लिए होता है? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस का तैयारी चल रहा है, उसके लिए प्रोटीन बनता है। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, और सेल ग्रोथ तो हो ही रहा है, वो इस फेज में भी होगा। अब आता है कि some cells in the adult animals don't appear to exhibit divisions. Example, heart cells and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोल रहा है कि जो ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में क्या है? कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होते रहता है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है। तो सारा सेल जो होता है, एक एडल्ट एनिमल का जो सारा सेल होता है वो सेल डिवीजन में पार्ट नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि सभी का सभी सेल जो है वो सेल डिवीजन में पार्ट ले रहा है, ठीक है। कुछ सेल ऐसा भी होता है जो सेल डिवीजन में पार्ट नहीं लेता है, या लेता भी है तो कभी कभी लेता है। ऐसा नहीं कि रेगुलरली सेल डिवाइड हो रहा, सेल डिवाइड हो रहा, सारा सेल पार्ट में, सारा सेल जो है सेल डिवीजन में पार्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल, एडल्ट एनिमल में कुछ सेल ऐसा भी होता है कि जो डिवीज़न को एग्जिबिट नहीं करता है, जो डिवीज़न, जिसमें डिवीज़न नहीं होता, जो डिवीज़न नहीं करता है। जैसे कि हार्ट सेल, हार्ट सेल ऐसा नहीं कि रेगुलरली डिवाइड हो रहा, डिवाइड हो रहा, डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स होता है। एक तो होता भी नहीं है, और कुछ में क्या है, एंड मैनी अदर सेल्स
डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल जो है वो कभी कभी डिवाइड होता है। हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करता, हार्ट सेल जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं करता है। और कुछ ऐसा सेल होता है जो कभी कभी डिवाइड होता है जब उसका ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरत कब करता है? तो सेल को रिप्लेस करने के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तब डिवाइड करता है, जो कि या तो लॉस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द इंजरी, या सेल का डेथ हो गया है। कहने का मतलब कि सारा सेल जो है एडल्ट एनिमल में वो सेल डिवीज़न में पार्ट नहीं लेता है। कुछ सेल जो है वो कभी भी उसमें कभी भी डिवीज़न नहीं होता है, एग्जाम्पल हो गया हार्ट सेल। और कुछ सेल जो है वो कभी कभी डिवाइड होता है। और वो कभी कभी भी डिवाइड क्यों होता है? तो कुछ सेल अगर इंजरी के कारण लॉस्ट हो गया है या सेल डेथ हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कभी कभी वो सेल डिवीज़न में पार्ट लेता है। ठीक है, तो these cells don't further do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle। तो ऐसा सेल क्या करता है? वो डिवाइड नहीं करता है। G1 फेज के बाद जो S फेज है वहाँ पे आगे जाएगा तो फिर इसको सेल डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सेल डिवाइड करना नहीं है। तो ये क्या करता है? G1 फेज को ही एग्जिट मार देता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं करता है। और G1 फेज को एग्जिट मार के कौन से फेज में चला जाता है? इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसको कि हम लोग क्विसेंट स्टेज कहते हैं, G0 कहते हैं सेल साइकिल का। कहाँ पे चला जाता है वो? ये चीज़ रहा। G1 से आगे वो इसमें S फेज में नहीं जाता है, बल्कि G1 फेज को वो एग्जिट करके कहाँ पे चला जाता है? G0 या गैप जीरो स्टेज में चला जाता है और यहीं पे पड़ा रहता है। और फिर कभी अगर ओकेजनली उसको लगता है कि नहीं अब हमको रिप्लेस करने के लिए या कुछ सेल जो लॉस्ट हो गया या सेल डेथ को रिप्लेस करने का ज़रूरत है, तो फिर वो फाइनली G1 फेज में एंट्री करता है और आगे वो प्रोसीड करता है। तो यही हो गया अपना G0 फेज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज भी स्टेज भी कहते हैं। क्विसेंट स्टेज, G0 स्टेज, क्विसेंट स्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया। इसको फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है कि these cells don't divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle। ये inactive stage है, ये जो है ये inactive stage है, G0 या gap जीरो स्टेज या inactive stage है। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। सेल जो होता है इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता है अनलेस कॉल, जब तक इसका ज़रूरत नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से वापस वो G1 स्टेज में चला जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो ये हमेशा किस पे रहेगा? G0 क्विसेंट स्टेज में पड़ा रहेगा, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहेगा, जहाँ पे कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता है, जहाँ पे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है लेकिन ये प्रोलिफरेट नहीं करता है। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells। एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो केवल कहाँ पे देखा जाता है? डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में देखा जाता है। जब हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे हैप्लॉइड सेल जो है
वो भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। एग्जाम्पल है इसका मेल हनी बी। मेल हनी बी जो है उसमें क्या होता है, उस केस में हैप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड होता है बाय द माइटोसिस। बाकी वैसे नॉर्मल केस में क्या है, माइटोसिस सेल डिवीज़न हमेशा डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में होता है। अगेंस्ट दिस, इसके साफ उल्टा, प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। इसके अगेंस्ट जो है प्लांट जो है वो माइटोटिक डिवीजन दिखाता है दोनों हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इन एनिमल्स, mitosis occurs only in diploid, having two sets of chromosome, somatic cells which make up the majority of the body cells. Animals में माइटोसिस जो है वो केवल डिप्लॉइड में होता है। डिप्लॉइड का मतलब हमको पता है, इसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोजोम है और सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल वो सेल होता है जो मेजोरिटी ऑफ द बॉडी सेल्स को बनाता है। मेजोरिटी ऑफ द बॉडी सेल्स को कौन बनाता है, सोमेटिक सेल बनाता है। सोमेटिक सेल्स आर नॉन प्रोडक्टिव सेल्स, जैसे कि स्किन सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, that are responsible for carrying out the organisms day to day functions. सोमेटिक सेल जो होता है वो कैसा होता है, नॉन प्रोडक्टिव सेल होता है, जैसे कि स्किन सेल हो गया, मसल सेल्स हो गया, ब्लड सेल्स हो गया। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरिंग आउट द ऑर्गेनिजम्स डे टू डे फंक्शंस। ऑर्गेनिज्म का डे टू डे फंक्शन जो है तो वो कौन करता है, सोमेटिक सेल करता है। और ठीक है, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म एंड एग सेल्स, ये अंडरगो ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन called meiosis, which reduces the number of chromosome by half, resulting in the haploid having one set of chromosomes gametes. गैमेट्स जो कि स्पर्म एंड एग सेल है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स है, इसमें डिफरेंट टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसको कि हम लोग मियोसिस कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ, रिजल्टिंग इन दी क्या होता है, हैप्लॉइड बना देता है। इसमें जो बनता है, जो सेल डिवाइड होकर जो बनता है, डॉटर सेल जो होता है, उसमें केवल वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, केवल वन सेट, यानी गैमेट्स में, स्पर्म और एग सेल्स में केवल वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। This is essential for sexual reproduction as it allows for the mixing of genetic material from two parents and creation of genetically diverse offspring. ये ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि जो हमारा सेक्स क्या कहते हैं, जो वो है, क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, वो हैप्लॉइड हो। ये ज़रूरी है क्योंकि ये अलाउ करता है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके मिक्सिंग को ये अलाउ करता है, और इससे क्या है, हमारा जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स का क्रिएशन होता है। जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स का क्रिएशन होता है। हैप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ये एक्सेप्शन है कि हैप्लॉइड सेल मोस्टली मियोसिस के द्वारा सेल डिवीज़न होता है हैप्लॉइड सेल में, लेकिन एक्सेप्शन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेल जो वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। इसका एक एग्जांपल क्या है, मेल हनी बी, जिसको ड्रोन्स भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, थ्रू द माइटोसिस। In most species, haploid cells are gamete sperm of egg cells that fuse during fertilization to form a diploid zygote. मोस्ट स्पेसिस में क्या होता है, जो हैप्लॉइड सेल होता है वो गैमेट्स होता है, स्पर्म ऑफ एग सेल, और ये फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है।
लेकिन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि मेल हनी बी हैप्लॉइड स्टेट इज मेंटेन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन है, जैसे कि मेल हनी बी में हैप्लॉइड स्टेट ही मेंटेन होता है पूरा थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, उसके पूरे लाइफ साइकिल में केवल हैप्लॉइड स्टेट ही मेंटेन होता है। When a haploid cell divides by mitosis, it produces two daughter cells that are genetically identical and also haploid. This process is called haploid mitosis. जब कभी भी एक हैप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा, तो ये दो डॉटर सेल बनाएगा और वो सभी जो होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा। ठीक है, सेम टू सेम जेनेटिकल, जैसा पेरेंट सेल का होगा वैसे ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। ये भी हैप्लॉइड ही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया एनिमल का बात। अब हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, Against this, the plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cell. इसके अगेंस्ट, जैसे एनिमल में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन है केवल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में होता था, फ्यू एक्सेप्शन ही था जिसमें कि क्या है, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा था। लेकिन इसके उल्टा प्लांट्स में जो है माइटोटिक डिवीजन वो दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में होता है। From your recollections of examples of alterations of generation in plant, identify plant species and stages mitosis seen in haploid cell. अब इसमें क्या है, लोग अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन होता है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके का सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है प्लांट्स में, जो कि इसको यूनिक बनाता है प्लांट्स को, क्योंकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। तो वही बोल रहा है, अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। यहाँ देख लेते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्लांट सेल्स हैव द एबिलिटी टू अंडरगो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल विच इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। प्लांट सेल में एबिलिटी होता है कि वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जो कि इसको यूनिक बनाता है। इन प्लांट्स लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पेरोफाइट जनरेशन। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, कि जो प्लांट में जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब अल्टरनेट जनरेशन जो अल्टरनेट होता है बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पेरोफाइट, इसके बीच अल्टरेशन होता है डिप्लॉइड स्पेरोफाइट। इस फेज से इस फेज में आता है, फिर इस फेज से इस फेज में आता है, फिर इस फेज से इस फेज में आता है, ये कंटिन्यूसली होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जेनरेशंस। एक मैच्योर स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेज हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। यहाँ पे क्या है, मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये सब मैच्योर स्पोरोफाइट है। ये क्या करता है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के द्वारा क्या हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस किया, ये पूरा क्या हैप्लॉइड फेज है। मियोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम 2 सेट टू 1। ये हम लोग जानते हैं मियोसिस में क्या है, 2n से n हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 2n से क्या होता है, n हो जाता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। द रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स germinate and grow into the multicellular haploid gametophyte। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये क्या होता है, माइटोसिस होके, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होके ये क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है।
Resulting haploid spores germinate and grow into multicellular haploid। ये क्या होता है, डिवाइड हो के डिवाइड माइटोसिस सेल डिवीजन होते होते क्या बनाता है, ये मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमिटोफाइट बनाता है। फिर ये एट मैच्योरिटी गैमिटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स स्पर्म एंड एग सेल बाय माइटोसिस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस के द्वारा ये क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है। माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे ये गैमेट्स बनता है, ये सभी क्या हैप्लॉइड्स है। एट मैच्योरिटी एक गैमिटोफाइट, ये गैमिटोफाइट है, एक गैमिटोफाइट ये गैमेट्स बना रहा है, ये गैमेट्स बना रहा है। गैमेट्स में क्या है, स्पर्म एंड एग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फिर टू हैप्लॉइड, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। टू हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड जाइगोट। फ्यूज करता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, ये जाइगोट बनाता है। और विच डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोसिस, फिर माइटोसिस होता है और ये क्या बनाता है, एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है। तो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ये अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन में क्या होता है, जो साइकिल होता है इसमें आधा टाइम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और आधा टाइम जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये ऊपर वाला जो फेज है ये हैप्लॉइड वाला फेज है और नीचे वाला जो फेज है डिप्लॉइड का फेज है। तो यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड जो है वो माइटोसिस कर रहा है, यहाँ भी हैप्लॉइड जो है वो माइटोसिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिप्लॉइड है वो माइटोसिस कर रहा है। तो इसलिए क्या है, इस तरह हम लोग कह सकते हैं, इस तरह यहाँ पे हो गया कि जो प्लांट्स जो है वो माइटोटिक डिवीज़न दिखाता है इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ तो अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज़ 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा इन ऑनियन रूट टिप सेल में, जिसमें कि 16 क्रोमोसोम होता है प्रत्येक सेल में। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। बोल रहा है कि एक ऑनियन रूट टिप सेल है, उसमें 16 क्रोमोसोम है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितना क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा। आल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 आफ्टर S एंड G2 फेज। DNA कंटेंट कितना होगा G1 फेज पे, S फेज के बाद, G2 फेज के बाद, अगर कंटेंट आफ्टर M फेज जो है वो 2C है। अगर कंटेंट आफ्टर 2C, कहने का मतलब है कि जैसे अभी जो हम लोग ये पढ़े हैं कि DNA जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ DNA अभी हम लोग पढ़े थे S फेज के बारे में। तो S फेज में क्या बोल रहा था, जो क्वांटिटी होता है DNA का या नंबर जो होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ओनियन रूट टिप है जिसमें कि 16 क्रोमोसोम है। तो बोल रहा कि हर स्टेज के बाद 16 क्रोमोसोम है और ये DNA कंटेंट जो है उसको मान लो 2C है, DNA कंटेंट मान लो कि 2C है। तो हर स्टेज के बाद, G1 स्टेज के बाद, S स्टेज के बाद, G2 स्टेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा और क्या कहता है ये DNA कंटेंट कितना रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा पता चलेगा कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है, 16 क्रोमोसोम है प्रत्येक सेल में। तो हमको क्रोमोसोम बताना है कि G1 फेज, S फेज, M फेज में कितना होगा।
डीएनए भी बताना है कि G1 में, S में, G2 में कब होगा अगर M फेज के बाद 2C है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं G1 फेज। G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 16 है, डिप्लॉयड नंबर है, दे रखा है, ठीक है। डीएनए कंटेंट भी कितना है, 2C है, जो कि इनिशियल अमाउंट है। अब S फेज में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है अभी भी 16 ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डीएनए कंटेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा, डबल द इनिशियल अमाउंट सिंस ईच क्रोमोजोम हैज़ बीन रेप्लिकेटेड। वो इनिशियल अमाउंट का डबल हो जाता है क्योंकि प्रत्येक क्रोमोजोम जो है इस फेज में रेप्लिकेट हो जाता है। फिर G2 फेज में आते हैं तो इसमें तो G2 फेज में तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल का ग्रोथ होता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 ही रहेगा, डीएनए कंटेंट भी 4C रहेगा। अब क्या है, माइटोसिस हो रहा है, M फेज है, तो माइटोसिस में भी क्या होता है, जो डाउटर सेल होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो सेम होता है देन द पेरेंट सेल। तो माइटोसिस के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होगा वो 16 होगा, नो चेंज हो जाएगा। तो हाँ, और डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट इन G2 हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा जो है सिंस ईच डाउटर सेल रिसीव्स 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, प्रत्येक डाउटर सेल को एक सेट ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा, इसलिए डीएनए कंटेंट जो है आफ्टर M फेज वो कितना हो जाएगा, S फेज के बाद जो 4C था वो 2C हो जाएगा, क्योंकि 2C एक डाउटर सेल में चला जाएगा और दूसरा 2C दूसरे डाउटर सेल में चला जाएगा। तो इस तरह जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज के बाद 16 क्रोमोजोम, 2C डीएनए कंटेंट, S फेज के बाद कितना हो जाएगा 16 क्रोमोजोम, 4C डीएनए कंटेंट, आफ्टर M फेज 16 क्रोमोजोम और 2C डीएनए कंटेंट इन ईच डाउटर सेल। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। अगला है M फेज, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।